एंड हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सूरज का सातवां घोड़ा, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास है। इसका हम छठवां पाठ देखने जा रहे हैं, जो कि छठवीं दोपहर की कहानी है, जिसका शीर्षक है कर्मागत, यानी पिछले दोपहर से आगे। तो चलिए देखते हैं। हमने पिछले पाठ में क्या देखा था कि सत्ती को कर्नल चाचा और जो महेश्वर दलाल है वो पकड़ के ले जा लेते हैं, और बाद में गांव में खबर फैलती है कि महेश्वर दलाल ने सत्ती और कर्नल चाचा को मार दिया है। और ये खबर जब पता चलती है तो मानिक को बहुत दुख लगता है। अब इसी का जो हमारा जो ये अपने पिछले दोपहर से आगे का जो छठी दोपहर है उस पर फिर वो कहानी सुना रहे हैं। तो उसमें क्या क्या बताया है हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए, सत्ती की मृत्यु ने मानिक मुल्ला के कच्चे भाविक कवि हृदय को बहुत गहरी छाप छोड़ी थी, और नतीजा ये हुआ कि उनकी कृतियों में मृत्यु की प्रतिध्वनि बार बार सुनाई दे रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्ती की मृत्यु का मानिक के मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अब वो कविता और जो कहानियाँ वगैरह लिख रहे थे, जो साहित्य लिख रहे थे, अब उसमें भी उनकी मृत्यु की छाप घड़ी घड़ी दिखाई दे रही थी। मतलब वो जो करुण रस है, उसके प्रति जो भावुकता है वो दिखाई दे रही थी। उनको ऐसा अफसोस लग रहा था कि मेरे कारण सत्ती की इस तरह से दशा हुई। यदि मैं उसके साथ इस तरह का विश्वासघात नहीं करता तो जाहिर सी बात है कि आज वो जीवित रहती। उसने मुझसे प्रेम किया, मेरी मदद की, पर मैंने उसे बदले में क्या दिया। ये जो भय है, भय नहीं कहेंगे, इस तरह का जो दर्द है वो मानिक को रह रह के कचोड़ता है, और यही उनके साहित्य में दिखाई देता है। और उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अब इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने सत्ती के साथ गलत किया है और मैं इसका दोषी हूँ, तो मुझे भी सत्ती के पास चले जाना चाहिए, मुझे भी पश्चाताप करना चाहिए। ऐसा उसे घड़ी घड़ी महसूस होते रहता है। और वो घड़ी घड़ी उनकी जो रचनाएं हैं, जितनी भी कहानियाँ, उपन्यास, नाटक लिखे, उन रचनाओं में इस तरह का भाव दिखाई देता है, जिसमें करुण रस की प्रधानता है, जिसमें तड़प है, विरह है, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। तो सत्ती की मृत्यु का मानिक के मन में बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। और फिर उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि मुझे अब अपने प्राणों की बलि दे देनी चाहिए, मुझे भी सत्ती के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे कारण ही सत्ती की मृत्यु हुई है। तो ऐसा मानिक को महसूस होता रहता है। पर क्या करें, जो उसके मानिक के जो मित्र हैं वो उन्हें समझाते कि नहीं नहीं, जीवन का ये उद्देश्य नहीं होता है किसी के चले जाने से, कि कोई किसी के कारण नहीं जाता है। वो उसे समझाते हैं कि तुम उसके कारण व्यर्थ क्यों दुखी हो रहे हो, और जीवन का यही उद्देश्य नहीं है, या यही पश्चाताप का एक साधन नहीं है। तो वो बहुत उसे समझाते रहते हैं मानिक को, परंतु जो मानिक का मन है वो समझने को तैयार नहीं है, और वो उसे अफसोस होते रहता है, वो हमेशा दुखी रहते हैं। और ऐसा होने के साथ में क्या होता है कि वो घड़ी घड़ी अपने मन को बहलाने के लिए बाहर घूमते रहते हैं, क्योंकि इस समय जो उसके भैया भाभी है वो भी बाहर गए हुए हैं और ये अकेले रहते हैं घर में। तो घर की चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं उन्हें सत्ती की याद आती है, और सत्ती की याद जब आती है तो वो अपने आप को दोषी मानते हैं, और दोषी मानने के साथ ही उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मेरे कारण ही इसकी मृत्यु हुई है, या मेरे कारण ही ऐसा हुआ है। और इधर मानिक ने निश्चय कर लिया था कि यदि उसकी वजह से सत्ती का जीवन नष्ट हुआ है तो वो भी हर तरह से अपना जीवन नष्ट करके ही मानेगा। और जिस तरह से देवदास ने किया था अपना जीवन नष्ट, उस तरह से मैं भी अपना जीवन नष्ट करूँगा। उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से गिर गया था, उसका स्वभाव बहुत ही असामाजिक, उच्छृंद और आत्मघाती हो गया था, पर उन्हें पूर्ण संतोष था कि वे सत्ती की मृत्यु का प्रायश्चित करके ही रहेंगे। उनकी आत्मा को, उनके व्यक्तित्व को और उनकी प्रतिभा को पातक लगा हुआ था, और पातक की अवस्था में और क्या हो सकता है। तो इस तरह से लोग उन्हें, जो उनके दोस्त है, उसी तरह से समझाते रहते थे कि नहीं, इस तरह की नादानी तुम मत करो, तुम अपने, वो तो सत्ती चली गई, अब उसके चक्कर में तुम अपने आप को क्यों विचलित कर रहे हो, या क्यों इस तरह से काम कर रहे हो, क्यों अपने आप को दुखी कर रहे हैं। तो वो उसे समझाते ही रहते थे उनके दोस्त। ठीक है, और जो उनके जितनी भी रचनाएं लिखते थे उनके गीत में बेहद करुणा के, दर्द के और निराशा के भाव दिखाई देते थे, क्योंकि इस पीढ़ी के हर व्यक्ति के हृदय में कहीं ना कहीं मानिक मुल्ला और देवदास दोनों के अंश हैं।
तो वो जो फीलिंग है, जो दर्द है, वो हमको इस कहानी में दिखाई देता है कि मानिक जो है वो सत्ती के मौत के कारण बहुत ही टूट गए हैं, अपने आप को दोषी समझते हैं और दोषी होने के कारण कहीं ना कहीं अपने आप को उसका पश्चाताप करना चाहते हैं और खुद मर के उसके पास जाना चाहते हैं। और उनके साहित्य में भी वो सारे भाव दिखाई देते हैं। तो अक्सर मन बहलाने के लिए वो चाय पीने जाया करते थे, टाइम पास करने के लिए। तो एक बार क्या होता है, जब वो चाय पीने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे चाय घर या पान घर जो भी है वो लगे हुए हैं, तो वहाँ पे ना भिखारियों की लाइन बैठी रहती थी। तो भिखारियों की लाइन, तो वो देखते हैं कि एक भिखारन पीछे से आ रही है और जिसके हाथ में एक बच्चा है, और जो एक पीछे से अपंग व्यक्ति या लंगड़े व्यक्ति को खींच के लेकर आ रही है। और आके वो क्या करती है, मानिक को बाबूजी ऐसे कहती है। बाबूजी जैसे ही पीछे पलट के देखते हैं तो देखते हैं क्या कि ये कोई और नहीं है, ये सत्ती है। और सत्ती के साथ में एक छोटा सा बच्चा है जो कि नंग धंग अवस्था में पड़ा हुआ है, जो कि गंदा बच्चा जिसकी नाक वगैरह बह रही है, जो भिखारियों के बच्चे रहते हैं वो। और उसका जो कर्नल चाचा जिसके हाथ कटे हुए हैं वो उसको पीछे बैठा के खींच के भिक्षा मांग रही है। तो ये देखकर एकदम ही मानिक को आश्चर्य होता है कि सत्ती जिंदा है। और सत्ती और उसकी आंखें मिलती है और सत्ती को भी ऐसा क्रोध उसकी आंखों में झलकता है कि कहीं ना कहीं मेरी स्थिति का जिम्मेदार ये है। और उसे ये ही विश्वासघाती है, उसे ऐसा लगता है। और वो अपनी कमर से बेत का चाकू निकालने वाली ही रहती है, पर उसे क्या पता कि उसका बेत का चाकू तो है नहीं। उसकी आदत रहती है, वो चाकू निकालती है पर उसके पास तो चाकू नहीं रहता है। और फिर वो जल्दी से क्या करती है, अपने बच्चे को उठाती है और वो गाड़ी को खींचते हुए सीधा चले जाती है। मानिक पीछे भी करते हैं पर वो उसे मिल नहीं पाती है। फिर मानिक को इस बात का संतोष रहता है कि सत्ती मरी नहीं है और वो अपने जीवन में खुश है, उसका एक बच्चा भी है। और वो सोचता है कि मैं व्यर्थ ही इसके लिए परेशान था, व्यर्थ ही अपने आप को इसका दोषी महसूस कर रहा था। और फिर उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है और वो सोचते हैं कि सत्ती तो अपने जीवन में खुश है, तो उसके लिए मैं व्यर्थ पश्चाताप क्यों करूँ, ये व्यर्थ अपने आप को दुखी क्यों करूं। फिर वो क्या करते हैं, उन्हें आत्मसंतुष्टि महसूस होती है और वो फिर जिस तरह से एक साहित्यकार बन गए थे या कवि बन गए थे, उसके गम में वो कविता कहानी छोड़कर वो क्या करते हैं, जहाँ पे तन्ना की जो पोस्ट खाली होती है वहाँ पे जाके अपॉइंट हो जाते हैं और अपना जीवन खुशी से बिताने लगते हैं। और जो उनको पश्चाताप महसूस हो रहा था कि सत्ती का जिम्मेदार कहीं ना कहीं अपने आप को मानते हैं, तो वो उस पश्चाताप से निकल जाते हैं और सुखी जीवन बिताने लगते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये जो कहानी है छठवीं दोपहर है वो समझ में आए हैं। तो इस छठवीं दोपहर में निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इस समय मानिक जो थे वो सत्ती की मौत का दोषी अपने आप को मान रहे थे और जिसके कारण उन्होंने क्या किया, उन्हें बहुत पश्चाताप महसूस हो रहा था, जिसके लिए वो देवदास की भांति एक कवि और साहित्यकार बन गए थे। और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसमें शोक दुख करुणा ऐसे ही भाव दिखाई दे रहे थे। और कहीं ना कहीं उनकी रचनाओं से पता चलता था कि ये अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या अपनी मृत्यु चाहते हैं या अपने आप को मारना चाहते हैं या सत्ती के साथ मिलना चाहते हैं, ऐसा भाव था। परंतु जब वो चाय के ठेले पे जाते हैं या चाय पान घर में जो भी जाते हैं और वहाँ पे भिखारियों की लाइन में जब वो सत्ती उससे भीख मांगने आती है, तब वो देखते हैं कि सत्ती तो अपने जीवन में खुश है, भिखारी के रूप में ही है, पर है उसका एक संतान है और उसका कर्नल चाचा वो जीवित है। ये देखकर फिर उन्हें संतुष्टि महसूस होती है कि मेरे कारण अब उसका कुछ हुआ नहीं, और ऐसे करके वो सुखी जीवन जीते हैं, यानी अपनी लाइफ में फिर से दोबारा आगे बढ़ जाते हैं। तो इस कहानी को आशा करते हैं कि इस कहानी को आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।